हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दृष्टि आई का करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट। तो उसमें है राष्ट्रीय परिदृश्य करंट नोट्स इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाएं पर नजर। तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिला है। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है। भारत के संदर्भ में समकालिक चुनाव के से तात्पर्य है कि लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ कराए जाने वाले चुनाव। इसे एक देश एक चुनाव ONOE वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। देश में वर्ष 1951-52 से वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन अधिकांशतः साथ साथ कराए गए थे और इसके बाद यह चक्र टूट गया और अब निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बहुत अधिक व्यय तो होता ही है, साथ ही आदर्श आचार संहिता आदि के लंबे समय तक लागू रहने के कारण विकास कार्यों में दीर्घ अवधियों के लिए व्यवधान उत्पन्न होता है और इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन लाया गया था। आगे देख लेते हैं। तो आगे है कि भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 117वीं रिपोर्ट पेश किया और प्रत्येक वर्ष बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किए जाने की सिफारिश की। तो भारत के विधि आयोग ने 117वीं रिपोर्ट पेश किया और उन्होंने सिफारिश किया कि ONE होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। और इसमें जो स्मरणीय तथ्य है इसके बारे में देख लेते हैं। ON वन नेशन वन इलेक्शन ONOE, तो यही था ना, ONOE। हाँ, तो इसका स्मरणीय तथ्य क्या याद करने वाला है, तो इसमें है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो डेट याद रखना है कि 18 सितंबर को इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुका है और यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को सौंपी गई रिपोर्ट में दिया गया था और फाइनली इसको 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री इसको ये दे दिया है, मंजूरी दे दिया है अपनी। नेक्स्ट है कि इस प्रस्ताव के अनुसार देश में चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। तो इस प्रस्ताव के अनुसार देश में चुनाव जो होंगे 2 चरण में होंगे। प्रथम चरण में लोकसभा का होगा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित कराएंगे। तो पहला में लोकसभा और दूसरा में सभी राज्यों की विधानसभा। जबकि द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित होंगे। तो प्रथम चरण में लोकसभा विधानसभा हो जाएगा और द्वितीय चरण में क्या होगा, तो जो 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं वो कराए जाएंगे। नेक्स्ट है कि समकालिक चुनाव के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संसद में 2 प्रकार के संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। तो संसद में 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा तो वहीं दूसरा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में परिणामी संशोधन होगा और इसके साथ ही साथ निर्वाचन के पहले चरण की अभिप्राप्ति के लिए अनुच्छेद 83, ये याद करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुच्छेद 83, जिसमें कहा गया है कि संसद के सदनों की अवधि के बारे में दिया गया है कि संसद के जो भी सदन है उनकी कितने समय तक रहेंगे कार्यकाल, तो अनुच्छेद 83 में है। और अनुच्छेद 172 जिसमें कि राज्य विधानमंडलों की अवधि के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में दी गई है। तो संसद के सदन अनुच्छेद 83 के अनुसार और 172 के अनुसार राज्य विधानमंडल, तो इसमें संशोधन करते हुए अनुच्छेद 82 के को अंतः स्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनर्स्थापित किया गया जाएगा। तो इसमें संशोधन किया जाएगा 83 और 172 में और 82 का को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा
अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। और जो ये संशोधन होगा 82 और 172 में, 83 172 में, तो इसके लिए राज्यों का समर्थन आवश्यकता नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरे चरण में जो नगर पालिका है और पंचायत है, इनके चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव होने के दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने के 100 दिनों के भीतर ही आयोजित कराने हेतु एक और संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनर्स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपयुक्त संशोधनों के लिए अनुच्छेद 368 में दी गई संविधान संशोधन के 2 शर्तों को पूरा करना होगा। तो अनुच्छेद 368 के 2 शर्त हैं, उसको पूरा करना होगा। और ये दोनों शर्त हैं क्या? तो ये पहला शर्त इसमें से है कि इसके अनुसार दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य है। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कुल जितने सदस्य हैं उसके आधे से अधिक सदस्य द्वारा मतदान किया जाएगा। वहीं दूसरा शर्त ये है कि प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 सदस्य संशोधन के पक्ष में हो। अर्थात कुल सदस्य जितने हैं 545 और 250, उसके आधे से ज्यादा लोग का मतदान हो। और उसके साथ ही जिस दिन ये प्रस्ताव और उपस्थित हो जितने लोग मतदान करने के लिए, तो उनका कम से कम 2/3 सदस्य क्या हो, संशोधन के पक्ष में हो। आगे देख लेते हैं। तो अगला है कि दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये जो विधेयक है वो फाइनली जाकर के अधिनियम बन जाएगा और इसमें राज्यों का मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय चरण के प्रस्ताव यानी स्थानीय निकायों के चुनाव केंद्र एवं राज्यों के चुनाव की 100 दिन के अंदर कराने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजने से पूर्व आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन कराना होगा। अर्थात जो पहला चरण वाला था ना, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो, तो इसके लिए राज्यों की समर्थन की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो द्वितीय चरण के प्रस्ताव है अर्थात कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव वाले प्रस्ताव हैं, तो उसके लिए कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इसका सपोर्ट किया जाना चाहिए, तभी ये संशोधन जाके बनेगा, अधिनियम पारित होगा। आगे देख लेते हैं। तो अगला है कि ONOE वन नेशन वन इलेक्शन उच्च स्तरीय समिति के मुख्य जो बिंदु है उसको देखते हैं। तो ये 8 सदस्यीय है। ये समिति जो है ये 8 सदस्यीय है। इसका गठन हो गया था 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए थे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं रामनाथ कोविंद, और ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं, तो इन्होंने किया था। और इसके 8 सदस्य में कौन से हैं लोग? तो पहले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, दूसरे गुलाम नबी आजाद हैं, तीसरे हैं वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, चौथे हैं लोकसभा के पूर्व महासचिव रह चुके हैं डॉक्टर सुभाष कश्यप। वहीं पांचवें इसके हैं सदस्य हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनका नाम है हरीश साल्वे। तो वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे हैं। छठे नंबर के हैं संजय कोठारी हैं। जो संजय कोठारी हैं वो पूर्व मुख्य सतर्कता आयोग के रह चुके हैं। और 7वां है अर्जुन राम मेघवाल, जो विशेष आमंत्रित सदस्य इसके रहे हैं। इसके सचिव देख लेते हैं। तो सचिव है नितिन चंद्र हैं और सचिव भारत सरकार के हैं। विधि एवं कार्य विभाग द्वारा रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी। ये रिपोर्ट को फाइनली लॉन्च करने के बाद मतलब बनाने के बाद इन लोगों ने मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंप दिया गया था। नेक्स्ट है PM आशा योजना जारी रखने को मंजूरी। तो PM आशा योजना जो है इसको जारी रखने को मंजूरी मिल गया है। वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई व्यापक योजना अम्ब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा को मंजूरी प्रदान की थी। और केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुरूप इस योजना का उद्देश्य था कि
किसानों को उनकी उपज का जो भी होगा लाभकारी मूल्य प्रदान किया जाएगा। और स्पष्ट है कि यह योजना किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रदान करने पर आधारित है। तो जो आशा योजना है ना, ये किसानों को एमएसपी देने पे आधारित है। और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो 18 सितंबर 2024 को 18 सितंबर 2024 को ये डेट याद रखने लायक है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पीएम आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने हेतु के क्या किया था, स्वीकृति इन लोगों ने दे दिया था। आगे है कि इस पे 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2025-26 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। तो जो पीएम आशा योजना है ना, इस पे 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल 25-26 तक है लास्टली। तो 25-26 होते होते लगभग 35,000 करोड़ रुपए का इस पे पीएम आशा योजना पे खर्च होगा एमएसपी के लिए। पीएम आशा के अंतर्गत अब निम्न घटक शामिल होंगे। इसमें क्या क्या शामिल होगा, तो इसमें शामिल होगा मूल्य समर्थन योजना पीएसएस, मूल्य समर्थन योजना पीएसएस प्राइस सपोर्ट स्कीम। दूसरा है मूल्य स्थिरीकरण कोष पीएसएफ। थर्ड है मूल्य घाटा भुगतान योजना पीडीपीएस। 4 है बाजार हस्तक्षेप योजना एमआईएस। तो पीएसएस, पीएसएफ, पीडीपीएस, एमआईएस, ये 4 तरह के योजना है। इन चारों को शामिल किया जाएगा किसके तहत, पीएम आशा योजना के तहत। पीएम आशा के परिणाम स्वरूप किसानों को उनके जो भी उत्पाद होंगे उसके लिए उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ उनके उपभोक्ताओं को मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भी क्या होगा, तो उतार चढ़ाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। इससे क्या होगा कि जो भी लोग हैं यहाँ के बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे पीएम आशा योजना से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो ये भी प्रधानमंत्री जनजातीय लोगों को ग्राम को उन्नत बनाना है, तो उसके लिए योजना चलाया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जनजातीय समुदायों ट्राइबल कम्युनिटीज की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को जारी किया था। और ये इसको जारी किसने किया था, तो वित्त मंत्री रही निर्मला सीतारमन, इन्होंने। और जनजातीय समूह के उनकी स्थिति सुधारने के लिए जारी किया गया था। इसके तहत जनजातीय जो बहुल गांव है वहां पे आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण रूप से कवरेज किया जाएगा। उसके साथ ही इसमें लगभग 63,000 गाँव को शामिल किया गया। जनजातीय गांव में लगभग 63,000 को शामिल किया गया, जिससे 5 करोड़ जो जनजातीय लोग हैं वो उनको लाभ मिलेगा। तो इसमें स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो इसको भी लागू किया गया था 18 सितंबर 2024 को। और 18 सितंबर 2024 को ही पीएम आशा योजना भी लॉन्च हुआ है। तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दिया है। तो जनजातीय उन्नत ग्राम योजना को फाइनली मंजूरी मिल गया है। और इस अभियान हेतु कुल कितना खर्च हो रहा है, तो कुल हो रहा है खर्च 79,156 करोड़, 79,156, जो कि बहुत ज़्यादा होता है अमाउंट। तो इतना जनजातीय लोग के जीवन को सुधारने के लिए खर्च किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय हिस्सा रहेगा कितना, तो 56,333 करोड़। और बाकी के 22,823 करोड़ रहेंगे वो राज्य सरकारें वहन करेंगी। नेक्स्ट है कि इस अभियान में 30 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश के जनजातीय बहुल गांव वाले लगभग 549 जिला और 2,740 ब्लॉक को शामिल किया गया और 30 राज्यों से लिया गया है, राज्य और यूटी मिला के। इस अभियान के अंतर्गत जो 25 कार्यक्रम हैं तो वो शामिल है, जिनमें से 17 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। तो इस योजना में 25 जो पहले से ऑलरेडी विद्यमान 25 योजना है उसको शामिल किया जाएगा और इसमें 17 मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1,000 जो गृह प्रवास हैं, होम स्टेट्स हैं, इनको बढ़ावा दिया जाएगा।
और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य होगा जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन करना और जनजातीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एसटी जो थे उनकी जनसंख्या कितनी थी? 10.45 करोड़ थी और देश भर में 705 से अधिक क्या है? जनजातीय समुदाय हैं। तो भारत में 705 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं और इनके बाद ये 10.45 करोड़ हो रहे हैं। जबकि इस योजना के तहत क्या होगा? तो लगभग बायोराइड योजना को मंजूरी। तो बायोराइड योजना जो है इसको भी गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दिया है। तो देख लेते हैं कि बायोराइड योजना है क्या। ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC अर्थात बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल BIRAC में इसका आयोजन किया गया है बायोराइड योजना का। आगे देख लेते हैं। तो आगे है कि इसके द्वारा BIRAC द्वारा जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का ये उद्यम है और ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का ये चौथा संस्करण है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का ये चौथा संस्करण है और इसका आयोजन 12 से 14 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया था। इसका कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो स्मरणीय तथ्य जो इम्पोर्टेंट है, तो इस योजना को भी लागू किया गया था ग्लोबल बायो इंडिया को 18 सितंबर 2024 को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायोराइड योजना को मंजूरी दी गई थी। बायोराइड का फुल फॉर्म क्या है? तो बायोराइड का फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो बायोराइड अर्थात बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है और फिर इसमें एंटरप्रेन्योरशिप करना है, नए नए इन्वेशन करना है और एक तरह से इसमें नया स्टार्टअप करना है। आगे देखते हैं। तो बायोराइड योजना में जो है वो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 2 योजनाओं से मिलकर बना है। पहला तो इसमें जैव बायो है तो जैव प्रौद्योगिकी हो जाएगा अनुसंधान एवं विकास R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दूसरा हो जाएगा औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास I&ED। इन दोनों को विलय करके बायोराइड बना दिया गया। तो जैव से हो जाएगा बायो और राइड हो जाएगा औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास से। साथ ही इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक को भी शामिल कर लिया गया। तो इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो फाउंड्री नामक भी एक घटक शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है कि एकीकृत योजना जो बायोराइड है ना उसका कार्यान्वयन 15वां वित्त आयोग की अवधि 22 से 25-26 तक चल रहा है। 15वां वित्त आयोग इसके द्वारा इसका क्या किया था? कार्यान्वयन किया गया था। नेक्स्ट है कि बायोराइड योजना जो है वो नवाचार और जैव उद्यमिता को बढ़ावा देगा। बायोराइड योजना किसको बढ़ावा देगा? तो नवाचार को, इनोवेशन को, नई तकनीक और जैव उद्यमिता बायो क्षेत्र की जो भी होगी टेक्नोलॉजी उद्यम उसमें सहायता देगा, उसको बढ़ावा देगा। साथ ही जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानव संसाधन को विकसित भी करेगा बायोराइड। बायो E3 नीति को इसके तहत बायोराइड के तहत बायो E3 नीति को मंजूरी मिला है जिसमें 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो E3 अर्थात अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दिया गया है। बायो E3 क्या है? तो ये है बायो टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ट्रिपल E है तो ट्रिपल E क्या हो जाएगा? इसे इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी।
आगे है कि इस नीति का उद्देश्य है उच्च प्रदर्शन का वाले जैव निर्माण हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। बायो ईथरी नीति जो है वो निम्न 6 व्यापक फोकस क्षेत्र पे आधारित है और इसमें से 6 व्यापक फोकस क्षेत्र में कौन है? पहला है जैव आधारित रसायन एवं एंजाइम, दूसरा है कि कार्यात्मक खाद्य एवं स्मार्ट प्रोटीन, थर्ड है सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स। नेक्स्ट है कि जलवायु लचीली कृषि है बायो ईथरी योजना में लचीली कृषि। फिफ्थ है कि कार्बन कैप्चर एवं इसका उपयोग है। 6 है भविष्यवादी समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान। और इस नीति के तहत बायो विनिर्माण, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो AI हब एवं बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यवसायीकरण में तेजी लाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। आगे देख लेते हैं। तो आगे है एक योजना है नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन, तो इसको देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को भी लॉन्च कर दिया है। तो भारत का पहला स्वदेशी है ट्रेन है सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको भी लॉन्च किया गया है। और यह 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। इसके साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति कितनी है? तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड के बेंगलुरु रेल परिसर से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को रवाना किया गया था और इसे BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया था। तो 1 सितंबर 2024 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML द्वारा बेंगलुरु परिसर से भारत का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया गया था। कहाँ से? तो बेंगलुरु रेल परिसर से बेंगलुरु से रवाना किया गया था और ये पहला स्वदेशी तकनीक से विकसित था और BEML लिमिटेड द्वारा इसका स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया था। इसमें याद करने वाला जो फैक्ट है वो ये है कि 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया था। तो 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किए थे और इस ट्रेन का संचालन किया गया था गुजरात में अहमदाबाद एवं भुज के मध्य में। तो गुजरात के अहमदाबाद एवं भुज के बीच में किया गया था पहला वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन जो गुजरात में है। आधिकारिक रूप से इस ट्रेन का पुनर्नामकरण नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया। तो आधिकारिक रूप से इस ट्रेन का पुनर्नामकरण किया गया था नमो भारत रैपिड रेल। तो नमो भारत रैपिड रेल के रूप में इसका नामकरण किया गया। उल्लेखनीय है कि नमो भारत रैपिड रेल पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों से काफी भिन्न है। तो जो नमो भारत रैपिड रेल है वो पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों से काफी भिन्न है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि शहरी मेट्रो ट्रेनें आमतौर पे एक शहर की सीमा के अंतर्गत ही संचालित होती हैं। तो जो शहरी मेट्रो ट्रेनें होती हैं वो जनरली क्या होता है कि शहर की सीमा के अंदर ही संचालित होता है, जबकि जो नमो भारत रैपिड रेल को चलाया गया था उसको अंतर शहर कनेक्टिविटी, इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है कि यह ट्रेन शहरी केंद्रों को आसपास के क्षेत्रों से जोड़ेगा और इसके साथ ही इसके पहुंच में वृद्धि होगा, जबकि यात्रा में लगने वाले समय में कटौती भी होगा और इससे क्या होगा कि जो यात्रा के समय होगा उसमें भी बचत होगा। अगला योजना है, अगला मिशन है मिशन मौसम। उसके बारे में देखते हैं। मिशन मौसम के बारे में देख लेते हैं। तो 11 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान की थी। 2 वर्षों के लिए इस मिशन हेतु 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय खर्च करने का निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही इस मिशन का उद्देश्य था कि
हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना, इसलिए मिशन मौसम लाया गया था 11 सितंबर 2024 को। आगे देख लेते हैं इसका याद करने वाला जो फैक्ट है वो ये है कि मिशन मौसम मुख्य रूप से क्या है, तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है कि मिशन मौसम जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया, तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निम्न 3 संस्थान हैं जो इस मिशन के रूप से कार्यान्वित होते हैं। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के क्या है, 3 संस्थान इस मिशन से संचालित होने वाले। 3 संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। एक तो हो गया मिशन मौसम, तो इसमें देखते हैं 3 कौन सा है जो चलता है। तो पहला इसमें चलता है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत का मौसम विज्ञान विभाग भी चलाता है कौन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। दूसरा चलाता है भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान। और तीसरा क्या है, तो तीसरा है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, NCMRWF, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, जो नोएडा में है। तो ये राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र भी जारी किया गया था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं कि मिशन मौसम की परिकल्पना जो है एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल है। तो मिशन मौसम की परिकल्पना बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल है जो भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को अभूतपूर्व बढ़ावा देती है। यह भारत के मौसम, जलवायु और विज्ञान अनुसंधान सेवा को अभूतपूर्व बढ़ावा देगी। नेक्स्ट है कि मिशन मौसम उच्च परिशुद्धता, हाई प्रिसीजन के साथ मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए एक नया मानक न्यू बेंचमार्क स्थापित करेगा। इसके साथ ही इसके लिए इस मिशन के साथ उन्नत अवलोकन प्रणालियों, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग अर्थात हाई कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस होगा, AI का यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा एवं मशीन लर्निंग का भी इसमें प्रयोग होता है, जिससे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया जाएगा किसमें, तो मिशन मौसम में। आगे देख लेते हैं हम। तो आगे है कि इस मिशन के अंतर्गत उन्नत सेंसरों और उच्च प्रदर्शन करने वाले सुपर कंप्यूटरों के साथ अगली पीढ़ी के जो रडार हैं और उपग्रह प्रणालियां इनको भी शामिल की जाएंगी। और यह जो मिशन होगा मौसम की चरम घटनाओं जैसे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आदि से निपटने में नागरिकों एवं अन्य हितधारकों का मदद भी करेगा मिशन मौसम। इसमें जितने भी उच्च तकनीक है, AI है या मशीन लर्निंग है, सबका क्या होगा, तो प्रयोग होगा। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा 3 मुख्य मौसम से संबंधित निरीक्षण किया जाता है। यह इसका हाईलाइट है। आगे देख लेते हैं। तो अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को देखते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, तो इसके बारे में जानते हैं। वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि शहर, क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम के तहत अगले जो 5 वर्ष है ना, उसमें 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर अर्थात PM10 से, ये इम्पोर्टेंट है, PM10 एवं PM2.5, तो PM10 से PM2.5 के स्तरों में 20 से 30% क्या करना था, कटौती करना था। इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि अगले 5 वर्ष तक 2024 तक क्या कर देना है, PM10 एवं PM2.5 में 20 से 30% का कटौती करना है। नेक्स्ट है कि NCAP के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 130 शहर, भारत के 130 शहरों को लक्षित किया गया है। साथ ही स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक नई ये पहल भी है, जिसका उद्देश्य है क्या, तो इसका उद्देश्य है एयर क्वालिटी वायु गुणवत्ता के आधार पे 130 जो शहर है वहाँ पे NCAP शहरों की रैंकिंग तैयार करना है। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत शहरों की रैंकिंग तैयार करने के लिए उन्हें जनसंख्या के आधार पे वर्गीकृत भी करना है और बताना है कि कौन सा शहर अत्यधिक स्वच्छ है, और जनसंख्या के आधार पर भी। तो ये जो 130 शहर है इनको निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो श्रेणी 1,
2 एंड श्रेणी 3। तो श्रेणी 1 में आते हैं वो जो 10 लाख से ज़्यादा की आबादी रखे हुए हैं अपने शहर में, 2 में 3 से 10 लाख के बीच में, और 3 में आते हैं 3 लाख से जहाँ की आबादी कम है। तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो 47 को। और 3 से 10 वाले के बीच जो आबादी है वो 43 शहर ऐसे और 40 शहर ऐसे हैं जिसकी आबादी 3 से लाख से कम है। तो इन लोगों को वर्गीकृत किया गया है और उसमें प्रदर्शन निकाला गया है। तो उसमें है कि प्रत्येक श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शेष 3 शहर हैं उनके केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही इन शहरों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर नेशनल क्लीन एयर सिटी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। तो नेशनल क्लीन एयर सिटी की उपाधि से इसको सम्मानित भी जाता है, किया भी जाता है। स्मरणीय तथ्य है, इसको याद करने वाला फैक्टर है। तो इसका फैक्टर देख लेते हैं, इसका फैक्टर क्या है। तो इसका फैक्टर है 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो स्वच्छ वायु है इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, इन लोगों ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 प्रदान किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 प्रदान किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 को विभिन्न श्रेणी में 3 शहर में विभाजित किया गया है, जिनमें है, देख लेते हैं इसको। तो विभिन्न श्रेणियों में से 3 शहर देख लेते हैं। तो इनमें है, पहला कौन शहर है? तो पहला है सूरत शहर है, और दूसरा है जबलपुर, तीसरा है आगरा। अर्थात 10 लाख से ज़्यादा आबादी में स्वच्छ शहर सबसे है पहला पे सूरत। तो फर्स्ट वाला याद रखना है, सूरत है गुजरात में। आगे देख लेते हैं। तो अगला है कि श्रेणी 2 में अर्थात 3 से 10 लाख वाला आबादी में जो सबसे स्वच्छ शहर है वो कौन सा है? तो ये है फिरोजाबाद है, जो कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रथम पे, दूसरा पे अमरावती है महाराष्ट्र का, और तीसरा पे झांसी है उत्तर प्रदेश का। श्रेणी 3 में देख लेते हैं, 3 लाख से कम आबादी में। तो प्रथम स्थान पे है रायबरेली, दूसरा पे नलगोंडा और तीसरा पे है नालागढ़। तो पहले पे है रायबरेली। श्रेणी 2 में था फिरोजाबाद, और श्रेणी 3 में है रायबरेली है, और 1 में है सूरत। आगे देखते हैं हम। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं। तो श्रेणी 1 में जो है इसका स्थान है, कौन सा नंबर है, कौन सा शहर का, तो वो देखते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, समग्र रैंक में है आगरा जो शहर है, तो आगरा शहर को 3रा रैंक मिला है, लखनऊ को 4था रैंक मिला है, कानपुर को 5वां, और इतना सारा है तो इसको इतना देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत डिटेल में दिया है, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता। तो स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता अगले वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।